हेलो बच्चों, मैं राहुल चौबे यूट्यूब चैनल राहुल सर फिजिक्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने 11th क्लास में पिछले वीडियो में सीखा था कि फ़िज़िक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, साइंस क्या होती है, साइंस को कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने आपको साइंस के बारे में बताया था कि साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी चीज़ के लिए। यदि हम किसी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम विज्ञान को पढ़ते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में हम लोगों ने सीखा था कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स जो है तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि फ़िज़िक्स जो है वो एक फ्यूसिस नाम के ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर को हिंदी में प्रकृति बोला जाता है। लेकिन जो नेचर है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, या दो उसके भाग होते हैं, मैटर या एनर्जी। तो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला जो भी नेचर है उसमें या तो मैटर है या एनर्जी। मैटर को हिंदी में द्रव्य बोलते हैं और एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं। एक बार बच्चों मैं आपको इसकी डेफिनेशन फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैटर क्या होता है? तो मैटर इज समथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस एंड इट कैन बी फेल्ट बाय द सेंस ऑर्गन। अर्थात वह जिसके पास द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वह सब द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज समथिंग विच नाइदर हैज़ अ मास नॉर ऑक्यूपाई द स्पेस बट इट कैन बी फेल्ट बाय द सेंस ऑर्गन्स। अर्थात ऊर्जा वह है जिसके पास ना तो द्रव्यमान है और ना ही स्थान घेरने की प्रकृति है, लेकिन इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अब बात आती है मैटर के क्या प्रकार होते हैं। तो मैटर की बात अगर की जाए कि जिनके पास में मास या स्पेस ऑक्यूपाई करने की प्रॉपर्टी होती है, तो हम जानते हैं कि अगर वो सॉलिड है, दिस इज़ अ सॉलिड, इसके पास में मास भी है और ये जहाँ रख दिया जाए वहाँ स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है। सेम थिंग लिक्विड के पास मास भी है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। गैस के पास मास भी है, वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और इन सब को हम अपने सेंस ऑर्गन से फेल्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस या ठोस, द्रव और गैस किस कैटेगरी के हैं? मैटर कैटेगरी के हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें एनर्जी की, समथिंग विच नाइदर हैज़ अ मास एंड नॉर ऑक्यूपाई द स्पेस। अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड जो है उसके पास कोई मास नहीं होता, ना ही वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ऑब्वियसली वो मैटर नहीं है, वो है एनर्जी। तो साउंड कैटेगरी एनर्जी की कैटेगरी में आएगा। साउंड को हम अपने कानों से सुन सकते हैं, इसलिए इट कैन फेल्ट बाय द सेंस ऑर्गन्स। लाइट जो होती है ना उसके पास मास होता है, ना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, बट इनको आंखों से देख सकते हैं। हीट जो है उसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके पास मास और स्पेस ऑक्यूपाई करने की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो बच्चों, मैटर और एनर्जी नेचर के दो पार्ट हैं जिनको ही हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स जब भी पढ़ी जाती है, या तो आप मैटर के बारे में पढ़ते हो या फिर आप एनर्जी के बारे में पढ़ते हो। ये जो सब बात थी ये हमारे बहुत पहले, मतलब 19वीं सेंचुरी के पहले की बात थी। लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसे आए जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता दिया कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। मतलब मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है। और जो उन्होंने इसका रिलेशन दिया उसका नाम रखा गया मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। और वह समीकरण था E=mc²। E जो है वो एनर्जी है, M जो है वो मास है, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इस रिलेशन को मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। इस रिलेशन ने एक ऐसा रिवोल्यूशन जनरेट किया जिससे हम ये कह सकते थे कि हम किसी भी मैटर के कंपैरिजन में या किसी भी मैटर के इक्विवेलेंट उसकी एनर्जी और एनर्जी के इक्विवेलेंट उसका मास निकाल सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके एनर्जी के इक्वल मास और मास के इक्वल एनर्जी निकाल सकते थे। तो ये जो बात थी वो 19वीं सेंचुरी के पहले थी, और ये बात जो आई वो 19वीं सेंचुरी के बाद आई। इसलिए जब हम फिज़िक्स को पढ़ते हैं तो फिज़िक्स जो पढ़ते हैं वो इस तरीके से कुछ पढ़ने को मिलती है हमें। हमारी जो फिज़िक्स 19वीं सेंचुरी के पहले बनी उसका नाम
क्लासिकल फिजिक्स रखा गया जो कि मैक्रोस्कोपिक काम करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोस्कोपिक? बड़े बड़े पार्टिकल पे काम करने वाली जो बात होती है वो मैक्रोस्कोपिक है, और इस फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स या हिंदी में चिरस्मृत भौतिकी कहते हैं या चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। तो बिफोर 19th सेंचुरी मैक्रोस्कोपिक टाइप की फिजिक्स को हम पढ़ते थे, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। और इसको फिजिक्स को जब सबसे पहले बनाया गया तो इस फिजिक्स में सबसे पहली जो ब्रांच बनी, द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज सेड टू बी अ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स की वजह से मोशन और उनके बीच में रिलेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद बनी ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट की स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम हीट की स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में पहले हम 19th सेंचुरी के पहले मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ते थे, और ये सब जो है मैक्रोस्कोपिक काम करती हैं। तो पेपर में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज व्हाट? दिस इज आंसर इज मैकेनिक्स, एंड क्लासिकल फिजिक्स फ्रॉम बिफोर 19th सेंचुरी एंड इट इज वर्क ऑन मैक्रोस्कोपिक। अब बच्चों आ जाते हैं इधर। आफ्टर 19th सेंचुरी रेवोल्यूशन जनरेट हुआ, जैसे मैंने बताया कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन जो आ गया वो भी आ गया। इसमें जो नई फिजिक्स आई इसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो दी, फिर इसके बाद में क्वांटम फिजिक्स आई, छोटे छोटे पार्टिकल की, एटॉमिक फिजिक्स आई, न्यूक्लियर फिजिक्स आई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। ये सब जो है वो माइन्यूट पार्टिकल पे काम करती है, इसलिए इनको माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। तो बिफोर 19th सेंचुरी जो फिजिक्स हमें मिली उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, एंड आफ्टर 19th सेंचुरी मिली जो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक वाली को क्लासिकल फिजिक्स, और जो नई फिजिक्स बनी उसको नाम दिया गया मॉडर्न फिजिक्स। तो हम ये पोर्शन जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं, और जब हम ये पोर्शन पढ़ते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स की स्टडी करते हैं। तो हमें कुछ पोर्शन फिजिक्स का ये भी मिलेगा और कुछ पोर्शन ये भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम फिजिक्स को स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों ये मैंने जो आपको बताया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिजिक्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। फिजिक्स कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो ये हमारे साथ में ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक पर, दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक पर, दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, और इसमें रिलेटेड हम क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया एक रिलेशन जिसका नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस रिलेशन को दिया था E = mc² है। मैंने अभी आपको बताया कि इस रिलेशन से हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी के इक्विवेलेंट मास और मास के इक्विवेलेंट एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यदि मुझे कहा गया है कि फलाने फलाने सब्सटेंस का जो द्रव्यमान है वो फलाना फलाना है, तो आप उसके लिए वैल्यू निकालिए एनर्जी की। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी ऑफ सब्सटेंस ऑफ मास 10 kg, मतलब 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई सब्सटेंस है और उसकी हमें एनर्जी निकालनी है। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मास 10 kg। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लेता हूँ गिवन थिंग्स, एंड गिवन थिंग्स में नोट करूँगा फाइंड द एनर्जी, इसका मतलब है E = मास इक्वल टू 10 kg एंड C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा रिलेशन होता है E = mc²। E की वैल्यू पता नहीं है, M की वैल्यू है 10 एंड C की वैल्यू है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 9 × 10⁻16 आ जाएगा, 16 और ये एक और मिलकर हो जाएगा 17। आंसर इज 9 × 10⁻17 जूल। ओके, सेम थिंग यहाँ पर अगर हम देखें फाइंड द मास ऑफ सब्सटेंस, सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले निकाला मास इक्वल टू (, एनर्जी की वैल्यू गिवन है 27 × 10⁻9 जूल दी है, एंड C की वैल्यू फिर से हमें नोन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका हम रिलेशन फिर से लगाएंगे E = mc²।
ई की वैल्यू पता करनी है, एम की वैल्यू पता करनी है, ई अपॉन ऑफ सी स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या है, तो आंसर है 27 इंटू 10 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 27 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन ऑफ 9 इंटू 10 टू दी पावर 16। अब ये 27 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 27 कैंसिल हो जाएगा इससे, 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 16। आंसर इज 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 और ये यूनिट आ जाएगी किलोग्राम में। सो दिस इज़ अ मास ऑफ अ सब्सटेंस। सो हमने इनमें देखा, इन दोनों क्वेश्चनों में देखा कि अगर हम चाहें तो मास के इक्विवेलेंट एनर्जी को निकाल सकते हैं और एनर्जी के इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन कहता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। सो दिस इज कॉल्ड द मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। बच्चों, फिजिक्स में आगे जो चीज़ें हैं वो हैं दो चीज़ें जिनके बारे में हमें बार बार पढ़ने को मिलेगा, और बार बार पढ़ने वाली ये दो चीज़ें हैं लॉ एंड थ्योरी। कहीं पर आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि ये लॉ है, और कहीं पर आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता चलेगा ये थ्योरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये थ्योरी क्या है और लॉ क्या है। अब यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले मैं थ्योरी की बात करता हूँ। तो थ्योरी कुछ हाइपोथेसिस हैं, परिकल्पनाएं हैं। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में कोई परिकल्पना कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा होगा, शायद वैसा हो, और वो सबके लिए ट्रू हो जाए, और अगर वो सबके लिए ट्रू हो जाए तो वो लॉ बनता है। तो यदि कोई बात हमारी परिकल्पना में आती है या हम किसी को परिकल्पित करते हैं और बाद में वही चीज़ सभी लोगों के लिए ट्रू हो जाती है, इसका मतलब है वो थ्योरी से फिर लॉ बन जाता है। लेकिन अगर वह सबके लिए ट्रू ना होकर सिंगल फिनोमेना के लिए ही ट्रू हो रही है तो उसे हम थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी हम कैसे मानते हैं, तो पुराने कुछ लॉज जो बने हैं उनके बेसिस पर हम थ्योरी को बना लेते हैं। तो थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ट्रू नहीं होती, हमेशा सत्य नहीं होती है, ये कोई परिकल्पना है। सो हमने इसकी डेफिनेशन बोल दी कि हाइपोथेसिस डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सम वेल नोन फिनोमेनास, ये नोन लॉज, मतलब पुराने जो नियम हैं उनके आधार पर कुछ हाइपोथेसिस हमने डेवलप की जो ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि हमारे फिजिकल सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, कैसा वो व्यवहार करेगा। तो अगर हम पुराने लॉज के आधार पर कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं जो कि हमेशा सत्य नहीं होती, उन्हें हम थ्योरी कहते हैं। तो कई ऐसे हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने फिनोमेना दिए, हाइपोथेसिस दिए, लेकिन वो हमेशा ट्रू नहीं हो पाए, इसलिए वो केवल थ्योरी ही रह गई जिनको हम चेंज कर सकते हैं। सो थ्योरी का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, या मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल एंड इट कैन बी चेंजेबल एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब थ्योरी को बदला जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। बट बात आई लॉ की, द जनरल स्टेटमेंट विच टेल्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ नेचर, मतलब जो जनरल स्टेटमेंट कहे गए हैं जो बताते हैं कि ऐसे ही नेचर बिहेव करेगा, उसे हम लॉ कहते हैं। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशन लॉ, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अर्थ से फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ अर्थ के आ जाता है, क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है, और वो अट्रैक्ट जिस फोर्स से करती है उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। इसके लिए न्यूटन ने एक थ्योरी दी एंड थ्योरी ट्रू हो गई ऑल के लिए, इसलिए वो बन गया लॉ, इसलिए उसे हम ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं। तो लॉ की बात की जाए तो लॉ जो है वो ऑल के लिए ट्रू होता है एंड इट कैन नॉट बी चेंजेबल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड थ्योरी। सो द theory is not true for all but the law is true for all. Theory can be changed as per the requirement but the law cannot be changed. law एक बार जो बन गया वो वैसा ही रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि थ्योरी को बदला जा सकता है। तो हमारे ये दो वर्ड हमारे बीच फिजिक्स में बार बार आते होंगे, तो मुझे लगता है शायद बच्चों को आपको बात समझ में आ गई होगी कि लॉ और थ्योरी को क्या डिफरेंस रखते हैं। थ्योरी को हम चेंज कर सकते हैं जबकि लॉ को चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आती है साइंटिफिक मेथड की। मेथड साइंटिफिक लिखा हुआ है, तो
तो इस नाम से ही पता चल रहा है कि साइंटिफिक मेथड मतलब साइंस से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो नए नए इन्वेंशन करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके लिए एक सिस्टमेटिक मेथड की ज़रूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि पहले पंखा था, पंखे से बना कूलर। कूलर कैसे बना होगा? किसी साइंटिस्ट ने अपने दिमाग में सोचा होगा कि अगर एक फ़ैन के चारों तरफ से एक हम कूलिंग एनवायरनमेंट बना दें, पानी को गिराया जाए और फिर हवा चलाई जाए तो शायद वहाँ से ठंडी हवा आएगी। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट के लिए एक अरेंजमेंट किया होगा। इसका मतलब है पहले उसका सिस्टमेटिक क्या किया होगा? ऑब्जर्वेशन। फिर उसके लिए सोची होगी कि हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, और फिर उसको चलाकर देखा होगा। चला के जैसे ही देखा तो उससे हवा आई, इसका मतलब है उसकी क्या की होगी? टेस्टिंग की होगी, एंड फाइनली वो क्या बन गई? थ्योरी, क्योंकि इसको भी बदला जा सकता है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? द सिस्टमेटिक स्टेप वाइज लॉजिकल मेथड, मतलब एक सिस्टमेटिक स्टेप बाइज यदि हम कोई मेथड यूज करें विच इज यूज्ड फॉर रिसर्च। किसके लिए यूज होता है? रिसर्च के लिए, बाय साइंटिस्ट जो रिसर्च के लिए एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज और लॉजिकल मेथड का यूज करते हैं, उसे ही हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और इस मेथड की 4 स्टेप्स होती हैं। तो पहली स्टेप है आप उसका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करिए। सेकंड स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करिए। फिर इसके बाद में चेक करिए कि ये हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और अगर ये ठीक है तो बन जाती है फाइनल थ्योरी। तो बच्चों पेपर में पूछा जाता है कि साइंटिफिक मेथड क्या है एंड गिव देयर इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो आंसर इज द सिस्टमेटिक स्टेप वाइज लॉजिकल मेथड यूज्ड फॉर रिसर्च बाय साइंटिस्ट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड फाइनल थ्योरी। हिंदी में इसको बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। क्या है? तो वैज्ञानिकों द्वारा एक स्टेप वाइज क्रमबद्ध तरीके से या उसके लॉजिकल तरीके से जो रिसर्च पर्पस के लिए मेथड यूज़ किया गया, विधि यूज़ की, उसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसका विधि का सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ये जो मैंने आपको बताया। तो बच्चों यहाँ हमने लॉ, थ्योरी और साइंटिफिक मेथड को देखा। ये यहाँ तक हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नई चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे फिजिक्स में एक और चीज़ आती है। आप फिजिक्स को जब पढ़ते हैं साथ में एक वर्ड भी सुनते होंगे, दिस इज कॉल्ड दी टेक्नोलॉजी। सो अब हम देखने वाले हैं कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे से कैसे रिलेशन है, फिजिक्स क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। तो भाई फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में कुछ फिनोमेनाज बनते हैं, कुछ लॉज बनते हैं, कुछ थ्योरी बनते हैं, और इन लॉज और थ्योरी के बेसिस पर या इन लॉज और थ्योरी को यूज़ करके जहाँ यूज़ किया जाता है या जिनके थ्रू नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के फिनोमेनाज की एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। तो अभी हम पढ़ते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो थ्योरी, जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी और फिज़िक्स है वो एक दूसरे से रिलेट होती है। फिज़िक्स में कई थ्योरी और प्रिंसिपल्स बनते हैं जिनका यूज़ हम टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो फिज़िक्स का जो यूज़ करती है उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसलिए अगर हम फिज़िक्स इन रिलेशन विद टेक्नोलॉजी की बात करें, देन टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए थ्योरी और प्रिंसिपल का यूज़ जहाँ किया जाता है उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हैं। अगर हम एक 2 पार्ट बना लें, एक टेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल, कौन सी टेक्नोलॉजी की बात की गई और उनमें कौन सा प्रिंसिपल लगा। जैसे कि बात की गई जनरेटर का, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो जनरेटर या डायनामो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। इस फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने बनाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जनरेटर में यूज किया गया। सो जनरेटर इज द टेक्नोलॉजी एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल। सो ये आया फिजिक्स से और ये टेक्नोलॉजी की बात हुई। सेम थिंग एरोप्लेन बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है। लेजर एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्सन पे काम करता है। हीट इंजन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। कंप्यूटर जो है वो डिजिटल लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर काम करता है। और टेलीविजन जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से रिलेशन है। फिजिक्स में पहले हम फिनोमेनास पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे,
प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे एंड देन इन प्रिंसिपल्स का थ्योरी का जहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, उसे हम टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये था हमारा फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया कि फ़िज़िक्स में हमें कैसे क्या पढ़ना है, कैसे कैसी बातें होती हैं। इसमें एक और बात आती है, कई लॉज आएंगे जिनको कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। कंजर्व का मतलब है वैल्यू में चेंज ना होना, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, बहुत सारे लॉ आएंगे। फिर आएगी बात फोर्सेस की, फोर्सेस क्या हैं और फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द वीकेस्ट फोर्स इज व्हाट, सबसे वीकेस्ट फोर्स हमारे यूनिवर्स में कौन सा है? तो आंसर है ग्रेविटेशन फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारा जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे के आपको और नए वीडियो भेजता रहूं। और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।